पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के कि कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग यानी लो लेवल लैंग्वेज भाषा के रूप में वर्गीकृत है। कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असेंबली लैंग्वेज। क्या है? असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग भाषा निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में वर्गीकृत है। निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं हार्डवेयर के साथ घनिष्ठता प्रदान करता है तथा साथ ही कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के साथ न्यूनतम संबंध रखता है। एक मशीनी भाषा है जो सबसे निचले स्तर की प्रोग्रामिंग भाषा है। मशीनी भाषा कंप्यूटर के हार्डवेयर के सीधे संवाद करता है और इसमें बाइनरी कोडेड होते हैं। निम्न कंप्यूटर भाषाएं जो हैं वो उच्च स्तरीय भाषा के यानी हाई लेवल लैंग्वेज का है। वो कौन कौन है? तो वो है बेसिक, कोबोल जो है, कोबोल ये सब जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। फोर्ट्रॉन क्या है? फोर्ट्रॉन जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस जो है ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट है विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC अगर एक साथ प्रेस करते हैं तो टास्क मैनेजर जो है वो ओपन हो जाएगा। कुछ यूनिवर्सल शॉर्टकट कुंजियां हैं वो देख लेते हैं। जैसे क्या है? कंट्रोल प्लस C है तो चयनित पाठ को प्रतिलिपि बनाने के लिए यानी कॉपी करने के लिए। उसके बाद विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस S अगर करते हैं प्रेस एक साथ तो स्निप और स्केच का उपयोग करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विंडोज प्लस अगर L करते हैं तो PC को लॉक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? PC को लॉक कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस D, अगर कंट्रोल प्लस D करते हैं तो वर्तमान वेब पेज को बुकमार्क कर सकते हैं। और एक कंट्रोल प्लस शिफ्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट अब प्लस इस तरह का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो है ये कर सकते हैं तो ये फॉन्ट का आकार बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो ग्रेटर देन का साइन है तो फॉन्ट का आकार बढ़ा सकते हैं। अगला है TCP/IP के संदर्भ में UDP का क्या अर्थ है? UDP का जो है क्या अर्थ है? UDP का जो अर्थ है यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल। क्या है? प्रोटोकॉल। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी। यह इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। UDP का उपयोग किया जाता है गेमिंग में, वीडियो प्लेबैक में और DNS लुकअप में। अगला है किस भाषा में टीचिंग को इस तरह लिखा जाता है? किस कूट भाषा में टीचिंग को इस तरह लिखा जाता है? उसी कूट भाषा में बुक वर्म को क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर देखिए T से क्या गया है? S गया है। T से S जो है वो माइनस क्या गया है? 1 किया गया है। और E से D गया है तो इसमें भी -1 किया गया है। A से B गया है, यहाँ पर क्या किया गया है? +1 किया गया है। और C से D गया है +1 किया गया है। उसके बाद S से G गया है -1 किया गया है। यानी हमारा जो सीरीज बन रहा है वो क्या बन रहा है? 2 बार जो है वो -1 है। उसके बाद क्या है? +1 है। उसके बाद फिर -1 से, यानी इस तरह का हमारा ये सीरीज बन रहा है। 2 बार माइनस, 2 बार प्लस, 2 बार माइनस, 2 बार प्लस। अब बुक वर्म को लिख लेते हैं BOOKWORM। यहाँ से क्या है? सबसे पहले -1 करेंगे तो ये हो जाएगा A हो जाएगा, और इसका भी -1 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा N हो जाएगा। लेकिन इसका अब +1 चलेगा तो ये P हो जाएगा। K के +1 करेंगे तो L हो जाएगा। W के -1 करेंगे तो V होगा। O के -1 करेंगे तो N होगा। R के +1 करेंगे तो S होगा। और M का +1 करेंगे तो N होगा। यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? A हो जाएगा, A। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दी गई श्रेणियों के बीच में सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। भारतीय स्त्रियां मतदाता, भारतीय स्त्रियां या मतदाता, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा A, क्योंकि जो भारतीय हैं वो मतदाता हो भी सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते हैं। स्त्रियां भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। स्त्रियां भारतीय भी हो सकते हैं, मतदाता भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? A सही। निम्नलिखित श्रृंखलाओं में आने वाले अगले विकल्प का चयन कीजिए। अगला जो विकल्प आएगा उसका चयन कीजिए। तो यहाँ देखते हैं O है, B है, E है, बाद P है, D है, H है, बाद Q है, Q और ये F है, K है। पहले इन तीनों में ही देखते हैं क्या चल रहा है। तो O से जो है
+1 किया गया है तो क्या है, P है। और B से यहाँ पर क्या किया गया, +2 किया गया है तो D है। क्या है, +2 किया गया तो D है। और E से हम यहाँ पर क्या किया गया है, E से +3 किया गया, यानी +1 +2 +3 किया गया। क्या इसमें भी ऐसा ही किया गया, देखते हैं। P से Q गया है +1 है, D से F गया है +2 है, और H से K गया है +3 है, यानी +1 +2 +3 है। उसी तरह अब R में देखते हैं, R से जो है +1 करेंगे तो क्या होगा, S होगा। H से +2 करेंगे, H से +2 करेंगे तो J होगा। और N से +3 करेंगे, क्या है, +3 करेंगे तो वो Q होगा, SJQ। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो B आ जाएगा, छठा का B आएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। लुप्त संख्या को चयन कीजिए। अगर 4 के स्क्वायर प्लस कितना, 4 के स्क्वायर 16, 3 जो जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। 6 के स्क्वायर 36 प्लस 4 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। 9 के स्क्वायर प्लस 9 जोड़ेंगे तो 9 9 81, 9 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा आ गया, बी जो है वो सही हो जाएगा। 7वां नंबर का कौन सा होगा, बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के जगह पर आने वाली संख्या को कीजिए। देखिए 17 से 21 है -4 है, 21 से 30 है ये 9 है, 30 से 46 है 16 है, 46 से 71 जो है वो 25 है। 71 से अब क्या होगा, ये देखिए 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 के स्क्वायर, तो यानी 71 प्लस 36 ये हो जाएगा कितना, 7 7 3 10, 107 हो जाएगा। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा सी आ जाएगा। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है, एक असमान है। उस असमान शब्द का चयन करें। राजकोट, अहमदाबाद, झालरापाटन, सूरत। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, झालरापाटन। झालरापाटन जो है वो क्या है, असमान है। क्यों, क्योंकि राजकोट, अहमदाबाद और सूरत सभी गुजरात राज्य में स्थित है, जबकि झालरापाटन जो है वो राजस्थान में है। ये कहाँ स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है, तो ये अलग हो गया। उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों को आपस में वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। परीक्षा जो है वो कौन का निरीक्षक करता है, तो चुनाव कौन करता है, तो प्रेक्षक करता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी, आर्य समाज के 1875 ईस्वी में, और इसका आंसर हो जाएगा ए, बंबई में किया गया था। और 1877 ईस्वी में आर्य समाज का जो है मुख्यालय कहाँ बनाया गया, तो लाहौर में बनाया गया। कहाँ, लाहौर में बनाया गया आर्य समाज का जो है वो मुख्यालय। आर्य समाज जो है उसका कितना प्रमुख सिद्धांत था, तो 10 जो है वो प्रमुख सिद्धांत था। क्या था, 10 प्रमुख सिद्धांत था। स्त्री शिक्षा आर्य समाज का महत्वपूर्ण सिद्धांत था, और आर्य समाज वेद को सबसे अधिक महत्व देता था। तो आंसर हो जाएगा ए। भारत सरकार ने खाली स्थान में एक नई आर्थिक नीति पेश की, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1991 ईस्वी में पेश किया गया था। कब पेश किया गया था, तो नई आर्थिक नीति 24 जुलाई 1991 को शुरू करने के कारण खाड़ी युद्ध और भारत के संतुलन की समस्या था। नई आर्थिक सुधार नीति नरसिंह राव की सरकार के कार्यकाल वर्ष 1991 में आया था, और इसके 3 प्रमुख आयाम थे। क्या है, 3 प्रमुख आयाम थे, तो कौन कौन थे, तो वो है निजीकरण। क्या है, वो प्रमुख जो था वो क्या था, निजीकरण। पहला आयाम जो था वो निजीकरण था। उसके बाद दूसरा जो आयाम था वो क्या था, उदारीकरण। क्या है, उदारीकरण। तीसरा जो था वो वैश्वीकरण। क्या है, वैश्वीकरण था। आंसर हो जाएगा ए, 1991 में। कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है, कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 40 में पंचायती राज से जुड़ा है, और 40 गांधीवादी दर्शन भारतीय संविधान में है। पंचायती राज का मूल यूनिट जो होता है वो ग्राम पंचायत होता है, और अनुच्छेद 40 में उल्लेख है कि राज्य ग्राम पंचायतों को गठन करेगा तथा उन्हें ऐसी शक्तियों व प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। अगला है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो कब शुरू हुआ, 1987 ईस्वी में। 87 ईस्वी में। रियो शिखर सम्मेलन की अगर बात करें तो 1992 में। क्या है,
1992 में। क्योटो शिखर वार्ता 1997 में। और सतत विकास सम्मेलन जो है वो कब, वो है 2002 में। क्या है, 2002 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में ओजोन क्षरण को रोकने हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। क्या है, ओजोन क्षरण को रोकने के लिए। और जापान के क्योटो में 1997 में ग्रीन हाउस गैसों को रोकने के लिए। ये ध्यान रखिएगा, क्योटो जो है ग्रीन हाउस गैसों को रोकने के लिए है, ग्रीन हाउस गैसों के रोकने के लिए। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन क्षरण को, क्या है, ओजोन क्षरण को रोकने के लिए, ओजोन क्षरण को रोकने के लिए। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में एजेंडा 21 जो है वो जारी किया गया था। अगला है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ तिथि है, एक तरफ दिवस है। विश्व पर्यटन दिवस जो है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो मनाया जाता है वो 21 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस 1995 में पहली बार जो है वो मनाया गया था। ओजोन परत की मोटाई जो है वो डॉप्सन इकाई से मापी जाती है। किस इकाई से मापी जाती है, तो वो है डॉप्सन इकाई से। जो उसका छेद होता है उसे मापने के लिए, छेद नहीं, मोटाई, जो कितनी मोटा ओजोन परत है उसे नापने के लिए डॉप्सन इकाई का यूज होता है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है, सोम्पेन जनजाति। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकोबार द्वीप समूह में। क्या है, निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। सेंटिनली ओंगे व जारवा जनजाति जो है अंडमान निकोबार की प्रजाति है। सेंटिनली ओंगे व जारवा जनजाति। नीलगिरी व उत्कमंड पहाड़ियों में निवास करने वाले जनजाति जो है वो टोडा जनजाति है। और टोडा जनजाति में बहु विवाह प्रथा जो है वो प्रचलित है। क्या है, प्रचलित है। चलिए, निम्न में से कौन गर्म जलधारा है, इनमें से कौन जो है वो गर्म जलधारा है, तो आंसर हो जाएगा डी, अल नीनो। अल नीनो जो है वो गर्म जलधारा है। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान हेतु अल नीनो जलधारा का उपयोग होता है। अल नीनो जलधारा पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर प्रकट होता है। अगर गर्म जलधारा की और बात करते हैं तो वो कौन कौन सा है, तो वो है गल्फ स्ट्रीम। क्या है, गल्फ स्ट्रीम। एक है क्यूरोसीबा। क्या है, क्यूरोसीबो। एक है अगुलहास। क्या है, अगुलहास। ये सब जो है, और एक है ब्राजील धारा। क्या है, ब्राजील धारा। ये सब गर्म जलधारा। क्या है, गर्म जलधारा है। अगर बात करते हैं ठंडी जलधारा के तो कौन कौन है, तो हमबोल्ट है। क्या है, हमबोल्ट है। क्या है, लेब्राडोर है। उसके बाद क्या है, फॉकलैंड है। तीनों तो इसी में नाम दिया हुआ है, फॉकलैंड है। उसके बाद कनारी है। कनारी भी जो है ठंडी जलधारा है। और आएसीबो है। क्या है, आएसीबो भी जो है वो ठंडी जलधारा है। तो ये सब जो जलधारा है वो क्या है, ठंडी जलधारा है। क्या है, ठंडी जलधारा है। अगला है, यदि 5 अंक वाली संख्या है 6, 8, 8 x बाई 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो 5x + 3y का मान जो है वो क्या होगा। तो कह रहा है 5 अंकों वाली संख्या इतना है जो 3, 7, 11 से डिविजेबल है। तो एलसीएम हमें ले लेना है किसका, 3, 7 और 11 का। तो ये आ जाएगा 231 आ जाएगा। अब 6, 8, 8 और यहाँ पर कुछ भी होगा तो एक 0, 0 पहले कर लिए। यहाँ पर x और y जो है वो कुछ होगा। इसे डिवाइड करना है 231 से। अगर 2 बार करेंगे तो ये हो जाएगा 462। क्या है, 462। यहाँ पर अगर ये करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 226। एक शून्य उतार देते हैं, 2200 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अगर इसे 9 बार में करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 2079 बचेगा। 1, 8, 1। एक और अगर शून्य उतारते हैं और ये इसे करते हैं, कितने बार में करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 बार में। कितना, अगर 7 बार में करते हैं तो 7 हो जाएगा, 7 या 21 के 1 बाकी 2 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2 16 हो जाएगा। तो कितना आ गया, ये 193 आ गया। क्या है, 193। अब यहाँ पर क्या है कि x y बराबर 231 माइनस 193 अगर करते हैं कितना, 38 है। क्या है, 38। अगर यहाँ पर ये 38 रहता तो ये पूरी डिविजेबल हो जाता। तो यहाँ पर x बराबर जो हो जाएगा वो कितना आ गया, यहाँ पर देखिए x बराबर जो आ गया 3 आ गया, अब y बराबर 8 आ गया।
मान रख दीजिए 5x प्लस 3y बराबर 5 गुना 3 प्लस 3 गुना 8 हो जाएगा। 15 प्लस 24 जो है वो हो गया 39। आंसर हमारा जो हो गया वो हो गया बी। 18 का क्या आ गया, वो बी आ गया। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि तेल की एक टंकी 2/5 भाग भरी हुई है। यदि इसमें 32 लीटर तेल और डाला जाता है तो 6/7 यह भाग तक भर जाता है। टंकी की क्षमता क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या है, माना कि टंकी की क्षमता x मान लीजिए। टंकी की क्षमता जो है वो क्या है, तो वो है x है। अब x गुना 2/5 अब प्लस 32 लीटर और अगर करते हैं तो हो जाता है x गुना 6/7, क्योंकि 6/7 यह भाग तक भर जाता है। तो x गुना 6/7 इतने ही कह रहा है हमारा मेन प्रश्न में। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं x के मान। तो 6x/7 माइनस 2x/5 बराबर 32 हो जाएगा। इसे सोल्व करेंगे तो 30x माइनस 14x/35 बराबर 32 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 32 गुना 35/16 यानी 70 लीटर आ जाएगा। क्या है, टंकी का क्षमता जो हो जाएगा वो 70 लीटर। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। यहाँ क्या करना है कि 1 लीटर माने हैं उसका 2/5 भाग जो है वो भरी हुई है। अगर उसमें 32 लीटर और तेल डाला गया यानी प्लस किए तो बच कितना भरा होगा, हो गया x का 6/7। ये बराबर कर देना, यही हमारा मेन निकालना था। किसी शहर में टैक्सी शुल्क में निश्चित शुल्क शामिल होता है और शेष किलोमीटर में तय की गई दूरी पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर की यात्रा करता है और उसे 960 का भुगतान करना पड़ता है और 80 किलोमीटर की यात्रा के लिए वो 1260 रुपया का भुगतान करता है, तो निश्चित शुल्क और दर प्रति किलोमीटर भी ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो हमें निकालना होगा, सबसे पहले क्या करना होगा कि माना कि निश्चित किराया जो है वो कितना है। तो निश्चित किराया जो है, निश्चित किराया है वो x है और प्रति किलोमीटर जो किराया है वो कितना है, वो है y है। अब करा x अब प्लस 60y बराबर कितना है, 960 है। ये तो इक्वेशन फर्स्ट आ गया। दूसरा x प्लस 80y बराबर जो हो गया वो 1260 हो जाएगा। क्या है, 1260 हो जाएगा। ये दूसरा हो गया। अब समीकरण 2 को 1 से घटा देना है तो ये हो जाएगा 20y बराबर 300। तो y बराबर जो कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। y बराबर 60 हो जाएगा। तो निश्चित किराया जो है हमें क्या करना होगा, y बराबर 60 हो गया, कितना 15 हो गया। y बराबर जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, 15 आएगा। अब यहाँ से हमें क्या करना होगा कि समीकरण 1 में आप रख दीजिएगा x प्लस 60 गुना 15 बराबर 960। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 60, यानी प्रति किलोमीटर किराया जो है वो हो जाएगा कितना, 15, और निश्चित किराया जो है वो हो जाएगा x बराबर 60 रुपया। तो 60 और 15 क्या है, तो आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, 20 नंबर का ए हो जाएगा। यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 3n/5 है तो n का जो है हमें मान निकालना होगा। क्या है, मान निकालना होगा। तो कह रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बराबर जो है वो 3n/5 है। तो कह रहा है कि n प्लस 1/2 बराबर क्या है, 3n/5 है। तो 5n प्लस 5 बराबर 6n। तो 6n माइनस 5n बराबर 5। n बराबर जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य जो है वो 3n/5 है। अब प्रथम n संख्याओं का माध्य क्या हो गया, n प्लस 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2 होगा, बराबर ये दिया हुआ है 3n/5। यहाँ से n का मान निकाल लिया गया है क्योंकि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मान जो है वो दिया था। आंसर हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। ए ने एक मेज जिसका अंकित मूल्य 3000 था, जो क्रमशः 10% तथा 15% के 2 क्रमिक बट्टे पर खरीदा। उसने 105 परिवहन पर व्यय किया तथा मेज को 3200 रुपये में बेच दिया। उसके लाभ का प्रतिशत क्या हो जाएगा। एक के लिए मेज का क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 3000 क्या है, 3000 और क्या है 2 क्रमिक बट्टे पर भी खरीदता है, यानी ये हो जाएगा गुना 90% और गुना 85%। 2 क्रमिक बट्टे पर खरीदता है 85%। अब प्लस जो क्या है कि 105 रुपया परिवहन पे भी खर्च आता है, 105 रुपया ये भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2295 प्लस 105 बराबर 2400 रुपया। क्या है, 2400 रुपया। अंकित मूल्य क्या है 3000
अब क्या है, 2 क्रमिक बट्टे पर भी खरीदता है, यानी ये हो जाएगा गुना 90% और गुना 85%। 2 क्रमिक बट्टे पर खरीदता है 85%। अब प्लस जो क्या है कि 105 रुपया परिवहन पे भी खर्च आता है, 105 रुपया ये भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2295 प्लस 105 बराबर 2400 रुपया। क्या है, 2400 रुपया। अंकित मूल्य इतना है, इतना पर खरीदा है, यानी 2400 पे खरीदा है, ये क्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य जो कह रहा है, विक्रय मूल्य है वो कितना है, 3200 है। तो लाभ कितना हो गया, तो ये हो गया 800 रुपया। तो लाभ परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, तो लाभ परसेंटेज बराबर हो जाएगा 800 बटा 2400 गुना 100 हो जाएगा, यानी 33.1/3% हो जाएगा। 33.1/3%। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। अगला है, एक मेज 2000 नगद या 600 तुरंत भुगतान एवं 2 माह बाद 1500 की किस्तों पर उपलब्ध है। किस्त योजना के लिए ब्याज की दर क्या होगा। एक मेज है जो 200 नगद या 600 तुरंत भुगतान एवं 2 माह बाद 1500 की किस्तों पर उपलब्ध है। किस्त योजना के लिए ब्याज की दर जो है वो क्या होगी। तो 23 नंबर के कह रहा है कि मूलधन जो हमारा है, क्या है, मूलधन है वो है 2000 माइनस 600 बराबर 1400। अब मिश्रधन जो है, मिश्रधन वो कितना है, 1500 है। क्या है, 1500। तो ब्याज जो हमारा हो जाएगा वो 1500 माइनस 1400 यानी 100 हो जाएगा। समय क्या है, तो वो है 2 माह। क्या है, 2 माह। क्या है, समय जो है वो 2 माह है, यानी 2/12 वर्ष है, यानी 1/6 वर्ष है। तो दर जो निकल जाएगा वो हो जाएगा ब्याज 100, कितना ब्याज, 100 गुना 6 बटा मूलधन जो है 1400 गुना 1। क्यों हो जाएगा कि 1/6 वर्ष है वो ऊपर चल गया है, समय जो है गुना से होता है तो 1/6 तो 6 ऊपर चला गया। जब ये करेंगे तो 42.86% आएगा। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 42.86% हो गया। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के एक खेल में एक बिल्डर 5 घंटों में एक दीवार निर्मित कर सकता है, जबकि एक विनाशक कुल 7 घंटों में उसे पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। बिल्डर और विनाशक समतल जमीन पर एक साथ काम की शुरुआत करते हैं, परंतु 3.5 घंटे के बाद विनाशक को काम से दूर कर दिया है। दीवार को बनाने में कुल कितना समय या घंटा लगा है। यानी समय जो है वो क्या है, बिल्डर इधर कर देते हैं ये बिल्डर और इधर करते हैं विनाशक। क्या है, विनाशक। इसका 5 लगता है समय और इसका 7 लगता है। दोनों के अगर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 35। क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 जो है वो कुल कार्य है। क्या है, कुल कार्य। इसकी क्षमता 7 है, इसकी क्षमता 5 है। अब कह रहा 3.5 घंटे बिल्डर और विनाशक द्वारा कार्य किया गया है, कितना, तो 7 ही कार्य करता है या 5 ही खत्म कर देता है। कितने देर तक, 1 घंटा में। तो इसे गुना कर देंगे 3.5 से, तो ये हो जाएगा कितना, 2 गुना 3.5 बराबर 7 काम। 7 काम तो हो गया, तब 35 टोटल था, 7 हो गया, अब बचा 28। अब 28 काम को सिर्फ और सिर्फ जो है विनाशक को हटा दिया गया है, अब सिर्फ जो है वो बिल्डर करेगा। तो 28 को 7 से भागा देंगे, ये कितना होगा, 4 दिन। क्या है, 4 दिन ये लगा और 3.5 दिन वो लगा था। तो टोटल जो हमारा जोड़ के आ गया 4 3 7 7.5 दिन। आंसर हमारा हो गया कौन सा, वो हो जाएगा बी। क्या है, दीवार को बनने में बी लगा, 7.5 दिन लगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक तैराक एक बिंदु P से धारा के विपरीत 6 मिनट तक तैरता है और फिर अगले 6 मिनट के लिए धारा के साथ तैरता है और एक बिंदु O पर जो है Q पर पहुंच जाता है। यदि P और Q के बीच की दूरी 120 मीटर है तो धारा की चाल ज्ञात करना है। कह रहा है कि कोई 2 बिंदु है, कहाँ पर है, यहाँ पर P है और यहाँ पर Q है। तो P से धारा के विपरीत 6 मिनट तक तैरता है। विपरीत दिशा में जब तैरेगा ये क्या होगा, कितना दूरी पर, ये मान लीजिए कि D है और ये दूरी जो है वो कितना है, 120 मीटर है। अब कह रहा है कि माना शांत जल में नाव की चाल कितना है, नाव की चाल तो वो है x किलोमीटर। क्या है, x किलोमीटर। और धारा की चाल कितना है, धारा की चाल जो हो जाएगा वो 22 किलोमीटर है। 22 किलोमीटर, ये पर घंटा में है। क्या है, पर घंटा में। अब प्रश्न में कह रहा है x - 22 बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
D/6 गुना 60, इसको बदल दिया गया है तो 18/5 है। मीटर को किलोमीटर पर सेकंड में बदल दिया 18/5। और एक है x + y बराबर D + 120/6 गुना 60 इंटू 18/5 हो जाएगा। अब ये x और y कहाँ से आया, तो ये जो है वो धारा के विपरीत जो है वो तैर रहा है। मान लें कि धारा जो है इस ओर है, क्या है, इस ओर धारा है, और 6 मिनट पहले उसके विपरीत चला है, क्या है, 6 मिनट। x - y जो हो गया वो क्या है, नाव की चाल x है, या खुद की धारा की चाल जो है y है। तो x - y अगर कर देंगे तो कितना है, d दूरी पर यहाँ एक चला, क्योंकि धारा के विपरीत तैरा, तो ये हो जाएगा क्या, d दूरी बटा कितना, 6 मिनट तक तैरा। तो इसको तो है मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो पहले तो इसको सेकंड बदलिए, फिर 18/5 से गुना कर दीजिए तो हमारा ये आ जाएगा। अब क्या है ना कि धारा के सापेक्ष चला, यानी इधर अगर धारा चल रहा था तो ये भी इधर चला है। तो अब दोनों जुट गया, x + y। और डिस्टेंस क्या, यहाँ से शुरू किया क्योंकि यहाँ तक तो धारा के विरुद्ध चला था, तो यहाँ से ये यहाँ तक चला है। तो D + 120 बटा फिर 6 गुना 60 18/5 कर देगा, यही यहाँ पर किया गया है। अब इसे क्या कीजिए कि घटा दीजिए, जब इसे घटाइएगा तो आएगा -2y बराबर 18D बटा 6 गुना 60 गुना 5 -18 इंटू D + 120 बटा 6 गुना 60 गुना 5 आ जाएगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा -2y बराबर D बटा 100 - D + 120 बटा 100 आता है, तो ये हो जाएगा -2y बराबर D - D - 120 बटा 100। तो y बराबर आएगा 6/10 बराबर 0.6 किलोमीटर पर आवर है, क्या है, पर आवर। तो धारा की चाल जो है वो 0.6 किलोमीटर पर आवर, 0.6 किलोमीटर पर आवर। भारत का प्रथम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कौन है, भारत का प्रथम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कौन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कामनी है, क्या है, कामनी है। भारत का पहला स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोटोटाइप ब्रीडर रिएक्टर 500 मेगावाट है, जो तमिलनाडु के कलपक्कम में जो है वो स्थित है। कहाँ पे स्थित है, कलपक्कम में स्थित है। भारत की पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल निम्न में से कौन है, भारत की पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल निम्न में से कौन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्भय है, क्या है, निर्भय। भारत की पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल निर्भय है। निर्भय एक लंबी दूरी सबसोनिक लैंड अटैक मिसाइल है, क्या है, सबसोनिक जो है वो लैंड अटैक मिसाइल है। और मिसाइल का पहला परीक्षण जो है उड़ान अक्टूबर 2012 में किया गया था, और इस मिसाइल का सबसे सफल परीक्षण 18 अप्रैल 2024 को किया गया है। नेक्स्ट है अलास्का पॉक्स क्या है, अलास्का पॉक्स क्या है, और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, डीएनए वायरस, क्या है, डीएनए वायरस है। अलास्का पॉक्स डीएनए वायरस के कारण होता है। अलास्का पॉक्स की खोज 2015 में की गई थी। यह एक ऑर्थोपॉक्स वायरस है, क्या है, वायरस है, और यह वायरस मुख्य रूप से छोटे स्तनधारी को प्रभावित करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह आ सकती है। तो यहाँ पर क्या है कि 21, 19 और 299 में क्या रिलेशन है वो देखना है। अगर मान लिया कि 21 गुना 19 करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 399, क्या है, 399। अगर उसमें से 100 घटा देंगे तो हमारा 299 आ जा रहा है, ये आ जा रहा है। ठीक, अगला देखते हैं 18 गुना 22 करते हैं तो ये हो जाता है 396, उसमें से 100 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 296। तो ठीक इसी तरह तीसरे कॉलम में कर देते हैं, वो हो जाएगा कितना, तो ये 32 गुना प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर x मान लेते हैं -100 बराबर कितना है, 348 है। x का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 100 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 448, और ये जो है वो 32 नीचे चला जाएगा, क्या है, गुना में जो है ये 32 तो नीचे चल जाएगा। आंसर ये हमारा आ जाएगा 14, क्या है, 14, आंसर हो जाएगा बी। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है, कह रहा कोई भी बोतल कलम नहीं है। अगर ये क्या है, बोतल है, कोई भी बोतल जो है वो कलम नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा कलम नहीं है। सभी जग जो है वो बोतल है, तो ये जो हो जाएगा वो जग हो जाएगा, क्या है, जग हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कुछ जग जो है वो कलमें हैं, गलत है। कोई भी जग कलम नहीं है, सही है। कुछ बोतलें जग है, ये भी सही है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। निष्कर्ष जो है सेकेंड और थर्ड जो है अनुसरण किसी न किसी रूप में संगत है, असंगत को हमें पहचानना है। तो
तो ये जो हमारा असंगत हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। असंगत जो है यहाँ पर ये सी हो जाएगा। इसमें देखते हैं कि सभी में 90 डिग्री का जो है या कोई और डिग्री का कोण बन रहा है, और यहाँ पर भी 90, लेकिन ये जो है ये हॉरिजॉन्टली है एक दूसरे का, यानी यहाँ पर जो है वो लग रहा है कि 180 डिग्री का कोण बना रहा है, बाकी सब 90 डिग्री। तो आंसर हमारा सी होगा। एक अगला प्रश्न है, कक्षा में रोजा शीर्ष से चौथे स्थान पर है और नीचे से 26वें स्थान पे है। कक्षा में जो है वो कितने छात्र हैं, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो 4 अब प्लस 26 अब -1 कर देंगे, एक तो खुद वो जुटेगा, तो ये हो जाएगा 29। क्या है, 29। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रश्न में 2 कथन और उसके बाद 3 निष्कर्ष दिया हुआ है। आइए देखते हैं। कथन, एक्स द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं। एक्स द्वारा जो है वो लिखी गई सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं। दूसरा है, उनकी कुछ पुस्तकें एबीसी पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई है। निष्कर्ष में है कि एबीसी प्रकाशन कंपनी केवल पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित करती है। दूसरा, एक्स द्वारा लिखी गई पाठ्य पुस्तकों को एबीसी पब्लिशिंग कंपनी के अलावा अन्य प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किया गया है। एबीसी पब्लिशिंग कंपनी एक्स द्वारा लिखे गए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रकाशित करती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, केवल 2 अनुसरण कर रहा है कि पाठ्यक्रमों की एबीसी पब्लिशिंग कंपनी के अलावा अन्य प्रकाशकों द्वारा भी प्रकाशित किया गया है। एक्स द्वारा लिखी गई कुछ पाठ्य पुस्तकें एबीसी पब्लिशिंग कंपनी के द्वारा प्रकाशित की गई है, अतः कहा जा सकता है कि एक्स द्वारा लिखी गई कुछ पाठ्य पुस्तकें अन्य प्रकाशकों द्वारा भी प्रकाशित किया जा सकता है। तो केवल निष्कर्ष अनुसरण सेकेंड जो है वो करता है। अगला है, पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है। इस तरह का अर्थ है कि पी क्यू का पिता है। पी या क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का पुत्र है। निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है कि पी एस का भाई है। हमें पी एस का भाई पता करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि देखना होगा कि विकल्प किसी एक को चूज के क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं, विकल्प ए लेते हैं। क्या है, ए लेते हैं। उसमें पी स्टार क्यू है। इसका मतलब हो गया कि पी जो है वो क्यू का पुत्र है। पी जो है क्यू का पुत्र है। तो यहाँ पर कर देते हैं, पी ये होगा, ये हो जाएगा क्यू। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू, ये पुत्र हो जाएगा। उसके बाद क्यू और आर में क्या है, क्यू और आर के इस तरह अगर देखते हैं तो अर्थ है कि पी जो है वो क्यू का पिता है, यानी क्यू जो है वो पिता है किसका, आर का। क्या है, आर का ये पिता है। उसके बाद कह रहा है कि आर परसेंटेज एस, आर परसेंटेज एस, परसेंटेज में क्या हो रहा होता है, तो आर जो है क्या है, एस का भाई है। आर जो है वो एस का भाई है, तो ये हो जाएगा भाई हो जाएगा। तो संबंध बताना है पी और एस का। क्या है, पी और पी एस का भाई है। तो ये यहाँ पर दिख रहा है कि ये भाई है, बिल्कुल भाई है, क्योंकि क्यू का जो है एक पुत्र जो है वो पी है और एक पुत्र आर है। आर का भाई जो है एस है, यानी एस भी पुत्र है, तो ये जो भाई हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो पहले में ही आ जा रहा है। नीचे प्रश्नवाचक के स्थान पे सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा है। सर्वाधिक जो है उपयुक्त विकल्प कौन है, तो यहाँ पर देखते हैं बी सी ई है, यानी बी का जो मान होता है वो क्या होता है, 2 होता है। अगर उसको 2 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 लिखा हुआ। सी का जो होता है वो 3 होता है, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। क्या है, 6 है। ई का मान जो होता है वो 5 होता है, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 है। क्या है, 10 है, इस तरह। ठीक उसी तरह के है, के का मान जो होता है वो कितना होता है, 11 होता है। 2 से गुना करेंगे तो 22 हो जाएगा। 22 इसमें है, बिल्कुल एक में है। चलिए एम का चेक कर लेते हैं। एम का जो होता है 13 है, गुना 2 है, वो 26 हो जाएगा। 26 भी यहाँ पर है। और क्यू का जो होता है क्या होता है, 17 होता है। 17 गुना 2 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा 34। आंसर जो आ रहा है वो कौन सा, ए सही आ रहा है। AI चैटबॉट सेवा किसने लॉन्च की है। सेवा किसने लॉन्च की है, तो वो लॉन्च की है सेबी ने। क्या है, सेबी ने लॉन्च किया। यह पहल का उद्देश्य निवेशकों के अनुभव को बढ़ाना और महत्वपूर्ण बाजार जानकारी तक उनकी पहुंच को बढ़ाना है। अब पूछ जाता है कि सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो 12 अप्रैल, क्या है, 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को जो है वो सेबी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, पेरिस पैरालंपिक खेलों के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। आंसर हो जाएगा हरविंदर सिंह और प्रीति पाल सिंह। हरविंदर सिंह और प्रीति पाल सिंह थे। 17वां जो पैरालंपिक का आयोजन हुआ था वो 28 अगस्त
28 अगस्त से 8 सितंबर तक हुआ था। 8 सितंबर तक कहाँ हुआ था? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। क्या है? फ्रांस की राजधानी में। 29 पदक जीता भारतों ने। क्या है? भारत ने 29 पदक जीता और 18वें स्थान पे रहा। क्या है? भारत के खिलाड़ियों ने 29 पदक जीता और 18वें स्थान पे रहा। चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चीन का है। चीन गेहूं के उत्पादन में विश्व का पहला स्थान रखता है और चावल के उत्पादन में भी पहला स्थान रखता है। अमेरिका मक्का उत्पादन में विश्व का पहला स्थान जो है वो रखता है। भारत गन्ना उत्पादन में ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पे आता है और भारत फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पे आता है। सुल्तान अचलान शाह कप की मेजबानी कौन सा देश करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलेशिया करता है। क्या है? मलेशिया करता है। और ये शुरुआत जो हुआ था 1983 ईस्वी से। सुल्तान अचलान शाह कप का संबंध जो है वो किससे है? तो वो हॉकी से संबंध है। क्या है? हॉकी से संबंध है। और इस कप का पहला विजेता जो था वो ऑस्ट्रेलिया था। क्या है? ऑस्ट्रेलिया था। सुल्तान अचलान शाह कप 2024 का फाइनल मैच मलेशिया के इपोह में खेला गया, जिसमें जापान ने पाकिस्तान को पराजित कर जीता है। किस ग्रह के घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम है? पूरब से जो है वो पश्चिम है, तो वो हो जाएगा बुध का। क्या है? बुध। पूरब से पश्चिम जो है वो किस ग्रह का है? तो शुक्र ग्रह का घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़कर सभी ग्रह घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूरब है और शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। शुक्र ग्रह का जो है भोर का तारा भी कहा जाता है। क्या है? और बुध और शुक्र के ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल तथा बृहस्पति के ग्रहों के कक्षाओं के बीच जो है वो क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरक के साथ युद्ध लड़ना पड़ा। इस युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जो है वो जानते हैं? तो वो जानते हैं हाइडे स्पीच का युद्ध। क्या है? हाइडे स्पीच का युद्ध के नाम से जानते हैं। और यह झेलम यानी वितस्ता नदी के तट पे लड़ा गया था। किस नदी के तट पे? तो ये झेलम नदी के तट पे लड़ा गया था, जिसे वितस्ता नदी भी कहा जाता है। सिकंदर भारत 325 ईसा पूर्व आया भारत में और सर्वप्रथम उसने तक्षशिला, सिंध और झेलम के बीच के क्षेत्र को जीता था। कई बार पूछा जाता है कि सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? तो वो बहुकेफला था। क्या? बहुकेफला था। और वो झेलम नदी के तट पर एक नगर बसाया था घोड़े के नाम पे। सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा था। सिकंदर की सेना जो है वो ब्यास नदी, ध्यान रखिएगा कि ब्यास नदी के तट को पार करने से मना कर दिया था, जबकि वो लड़ा गया था हाइडेस्पिस का युद्ध जो है वो झेलम या वितस्ता नदी के तट पर, लेकिन ब्यास नदी के तट को पार करने में वो इनकार कर दिया था उसके सैनिकों ने। ये दोनों नदी को अच्छे से ध्यान रखिएगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 31.2% है। क्या है? 31.2% है। इस जनगणना के अनुसार जो है ग्रामीण जनसंख्या था वो 38.8% था और शहरी जनसंख्या जो था वो 31.2% था। अगला है, यदि कोई चर असंततः मान x + 4, x - 7/2, x - 5/4, x - 3 इस तरह का दिया हुआ है, x > 0 लेता है, तो आंकड़ों की माध्यिका क्या होगा? क्या है? माध्यिका जो है वो क्या होगा? n बराबर जो यहाँ पर है वो कितना है? वो 7 है। तो माध्यिका बराबर जो हो जाएगा, माध्यिका बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा n + 1/2, n + 1/2 का वह पद हो जाएगा। क्या है? वो वाला पद हो जाएगा, यानी 7 + 1/2 यानी 8/2 यानी चौथा पद। क्या है? चौथा पद। और चौथा पद इसमें कौन आएगा? उसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले सजाना होगा। आरोही क्रम में अगर हम इसे सजाते हैं तो ये हमारा जो आएगा वो सबसे पहले x - 7/2 आएगा, उसके बाद आएगा x - 3 आएगा, उसके बाद x - 2 आएगा, उसके बाद आएगा x - 5/4, उसके बाद x - 1/2, फिर आएगा x जो है +1/2, फिर आएगा x + 4। तब जब इसे किस ओर में सजाए हैं? आरोही क्रम में। क्या है? आरोही क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में। आप आरोही में सजाइए या अवरोही में, कोई भी सजाइए, लेकिन एक जैसा ही सजा हुआ होना चाहिए। तो इसका चौथा पद होगा। तो चौथा पद हम देखते हैं कि 1 2 3 4, चौथा पद जो है वो ये है x - 5/4। आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? वह होना चाहिए
तो इसका चौथा पद होगा। तो चौथा पद हम देखते हैं कि 1 2 3 4, चौथा पद जो है वो ये है x माइनस 5/4। आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, सी हो जाएगा। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो है 1:2 है और इसके आधार का अनुपात 3:4 है। इनके ऊंचाइयों का अनुपात जो है वो क्या होगा। तो प्रश्न में कहता है 1/2 गुना 3 गुना h1 बटा 1/2 गुना 4 गुना h2 बराबर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो h1 बटा h2 बराबर 2/3, h1 अनुपात h2 बराबर हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। किसी चुनाव में जो है वो रवि और मनोज दो उम्मीदवार है। रवि कुल वैध मतों का 61% प्राप्त करता है। यदि 50,000 कुल मतों में से 20% अवैध घोषित किया गया तो मनोज को कितने मत प्राप्त हुए। 25,000 में जो है वो क्या है, 20% अवैध घोषित कर गया तो बचा कितना, 80%। और उसमें उसे कितना मिला, 61% रवि को वैध मत मिला है। तो मनोज को कितना मिला है, तो वो मिला होगा 39%। तो 80/100 गुना 39/100, तो जब इसे काट पीट कीजिएगा तो ये 7800 आएगा। क्या है, 7800। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 13 संख्याओं का औसत जो है वो 65 है। पहले 3 संख्याओं का औसत 63 है और 7 संख्याओं का औसत जो है 64 दशमलव जो है वो 5 है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 2 अधिक है लेकिन 13वीं संख्या से 2.5 कम है। 11वीं संख्या जो है 12वीं से तो जो 2 है लेकिन 13वीं से 2.5 कम है। तो 11वीं और 12वीं संख्या का औसत जो है वो क्या है। तो कह रहा 13 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 13 गुना 65 बराबर हो जाएगा माने 845 हो गया। पहली 3 संख्याओं का योग तो 3 गुना 63 बराबर कितना हो गया, 189। 7 संख्याओं का योग, 7 संख्याओं का योग तो ये हो जाएगा 7 गुना 64.5 दिया हुआ है तो ये हो गया 451.5। माना कि 12वीं जो है वो क्या है, x है। तो 11वीं कितना आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा। 13वीं कितना आ जाएगा, x प्लस 4.5 क्योंकि इससे जो है 2.5 ज्यादा है। अभी 11वीं 12वीं और 13वीं का योग कितना हो गया, तो योग जो हो गया ये हो जाएगा 11वीं 12वीं 13वीं का योग हो गया 845 में से घट जाना है कितना, 189 प्लस 451.5। ये दोनों जो है वो घट जाएगा, ये घट जाएगा और एक ये घट जाएगा। ये जोड़ के अगर घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, आ जाएगा x प्लस 2 प्लस x प्लस 4.5 बराबर हो जाएगा 204.5 हो जाएगा। यानी 3x प्लस 6.5 बराबर हो जाएगा 204.5 हो जाएगा। x का मान यहाँ से आ जाएगा 66। क्या आ जाएगा, x का मान तो हमें 66 आ गया है। अभी 11वीं प्लस 12वीं का औसत निकालना है। तो 11वीं प्लस 12वीं का औसत तो होगा 66 प्लस 2 प्लस हो जाएगा 66/2 कर देना है, यानी 68 प्लस 66/2 बराबर हो जाएगा 67। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा 67 नंबर। क्या है, 67 नंबर। अगला प्रश्न है कि सुरेश 120 रुपया में एक कलम 33.1/3% के लाभ पर बेचता है। 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो ये है जो यहाँ पर कि 133.1/3% बराबर कितना हो गया, 120 हो गया। तो 140 ही निकालना है क्योंकि 140% लाभ कमाना, 40% लाभ कमाना, तो 140 बराबर हो जाएगा 120। क्या हो जाएगा, ये 140% पर 120/400 गुना 3 गुना 140 हो जाएगा। यानी ये आ जाएगा 126 रुपया। कितना हो जाएगा, 126 रुपया। आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित तालिका को अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है। क्या है, तालिका को अध्ययन करना कह रहा है प्रति वर्ष बोनस की औसत राशि क्या है जो कंपनी को इस अवधि के दौरान जो है वो चुकानी पड़ी है। तो बोनस राशि जो है हमारे पास ये है, तो ये हो जाएगा कितना, सबको अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा जोड़ कर आ जाएगा औसत, वो आ जाता है 17। कितने लोगों में है, कितने सालों का है, तो 5 सालों का। तो 17/5 हो जाएगा यानी 3.4। ये लाख रुपया में है, कितना, लाख रुपया में। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या है, बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। 17/5 कर देंगे यानी 3.4 लाख रुपये। 49 नंबर प्रश्न है यदि किसी निश्चित डेटा के माध्य और माध्यिका का अनुपात 2:3 है
तो उसके मोड यानी बहुलक और माध्य का अनुपात क्या होगा। तो बहुलक बराबर जो हमारे पास होता है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्य का 3 गुना माध्य का -2 गुना माध्य होता है। क्या होता है? माध्य होता है। तो यहाँ पर 3 गुना 3 - 2 गुना 2 बराबर हो जाएगा 9 - 4 बराबर 5 हो जाएगा। तो बहुलक बराबर हो जाएगा, बहुलक अनुपात माध्य बराबर कितना हो जाएगा? 5:2। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 49 के बी हो जाएगा। 100 संतरे 450 की दर से खरीदे गए और 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे गए। लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर जो है 60 रुपये प्रति दर्जन से हिसाब से बेचा गया है। तो पहले एक संतरे का क्रय मूल्य, एक संतरे का जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा? तो 450/100 यानी 4.5 क्या है? 4.50 रुपया हो जाएगा। और 60 रुपया में 12 केला, तो 60/12 कितना हो जाएगा? 5 रुपये, यानी 5 रुपये पर केला जो है वो क्या है? विक्रय मूल्य है। क्या है? विक्रय मूल्य है। तो लाभ उसका क्या हो गया? 0.50 बटा क्रय मूल्य 4.5 गुना क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये होगा 9 बार मतलब में 100/9 हो जाएगा, यानी 11×99 + 1 जो है वो 100 हो जाएगा। 50 का जो है वो सी आ जाएगा। आंसर क्या है? सी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जानवर जो है वो ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? कौन सा जानवर है जो ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंगारू चूहा। कंगारू चूहा वह जानवर है जो ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। कंगारू चूहा में एक तंत्र होता है जिसके द्वारा यह मूत्र को अत्यधिक संग्रहित कर देता है। कंगारू चूहा को रेगिस्तानी चूहा भी कहते हैं, जो एक जेरोकोल है। क्या है? जेरोकोल है। यह चूहा रेगिस्तानी जीवन में अनुकूलित होता है। यह खाए गए बीज से अपने नमी की आवश्यकता की पूर्ति करता है। अगला है रामसर साइट के संबंध में असत्य कथन बताइए। तो आंसर हो जाएगा कि भारत में अगस्त 2024 तक 75 रामसर साइट है। ये जो है वो असत्य है। रामसर साइट एक आर्द्र भूमि है जिसे दुनिया के लिए महत्वपूर्ण माना जा गया है। बिल्कुल सही। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे 1971 में ईरान के रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे। ये भी सही है। उड़ीसा का चिल्का झील एवं राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम रामसर साइट था। यह भी सही है। तो आंसर जो हमारा है असत्य कौन है? वो हो जाएगा सी हो जाएगा। अगस्त 2024 तक भारत में 75 नहीं 85 रामसर साइट है। क्या है? 85। अगला है निम्न में से कौन सा अयस्क जो है एल्युमिनियम का नहीं है? एल्युमिनियम का नहीं है तो वो है एंग्लेसाइड। क्या है? एंग्लेसाइड। एंग्लेसाइड एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। एंग्लेसाइड जो है वो उसका फार्मूला जो होता है वो PbSO4 है। तो यह लेड Pb का अयस्क है। क्या है? Pb का अयस्क है। बाकी माइका, आर्थोक्लेज और बेरिल जो है ये सभी जो है किसका है? एल्युमिनियम का अयस्क है। क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क है। किसी कूट भाषा में 817 का अर्थ इस तरह है, 827 का ये है, 213 का अर्थ ये है। तो सॉफ्ट के लिए कूट हमें ज्ञात करना होगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा ए हो जाएगा, 3 हो जाएगा। काफी इजी है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। दिए गए छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत है? ये जो छवि है उसे बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की आवश्यकता है? तो हमें ये बनाने के लिए क्या है? ये 3 रेखाओं की आवश्यकता हो गई। यहाँ पर से 3 रेखा और उसके बाद यहाँ से एक, ये 4 5 और ये 6। यहाँ बनाने के लिए 6 रेखाओं की आवश्यकता हो गई। और उसके बाद एक और यहाँ पर फिगर बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये 3 4, यहाँ से हो गया 5, यहाँ से 6 और ये हो गया क्या है? 7। इसमें 7 रेखाएं बन रहे हैं, इसमें 6 रेखाएं बन रहे हैं और यही दोनों को क्या किया गया है? मिला दिया गया है। तो हमारा जो हो जाएगा आंसर वो कितना हो गया? तो आंसर हमारा हो गया 6 दूनी 12 1 13। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। निम्नलिखित चित्र क्रम में अगले चित्र की पहचान करना है। अगले चित्र जो है वो कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा 56 के ए हो जाएगा। चित्र क्रम श्रृंखला में पहला आकृति के ऊपर का भाग जो है वो ये गायब हो जा रहा है। क्या है? ये जो है वो गायब हो रहा है। तो दूसरे में ये आया, तो अब क्या है? ये अगर गायब हो जाएगा तो कौन सा बचेगा? ए वाला बचेगा। आंसर हो जाएगा ए। 57 नंबर प्रश्न देखते हैं। जे के एल एम और एन एक ही इमारत में अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल का जो है वो क्रमांक क्या है? 1 है। यहाँ पर एक
और एन एक ही इमारत में अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल का जो है वो क्रमांक क्या है, 1 है। यहाँ पर एक मंजिल का जो है वो क्रमांक 1 है। इसके ऊपर जो मंजिल है वो 2 है, इसके ऊपर मंजिल जो है वो 3 है, उसके ऊपर मंजिल जो है 4 है, और इसके ऊपर जो मंजिल है 5 है। 5 हमारे पास मंजिल है। अब कह रहा है कि उसके ऊपर की मंजिल का क्रमांक 2, इस तरह सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 5 है। के और एन क्रमशः सबसे ऊपरी और सबसे निचली मंजिलों पर जो है वो रहते हैं। के और एन की बात, के या तो यहाँ रहेगा या एन यहाँ पर रहेगा, के या एन रहेगा। उसके बाद कह रहा है जे एल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है। जे जो है वो एल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है, यानी जे जो है वो एल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है। एम एन के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है। एम जो है वो एन के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे, तो इससे पता चल गया कि यहाँ पर जो है वो के नहीं होगा, यानी यहाँ पर जो है वो एन होगा। तो यहाँ ऊपर सबसे कौन हो जाएगा, ऊपर सबसे जो होगा वो के होगा। तो हमारा जो है ये पांचों आ गया, एन यहाँ पर, एम यहाँ पर, एल यहाँ पर, जे यहाँ पर, के यहाँ पर है। तो दूसरी मंजिल पे कौन रहता है, तो एम रहता है। आंसर हमारा कौन सा आ गया, ए आ गया। 5 विद्यार्थी एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर जो है वो मुख करके बैठा है। क्या है, वर्गाकार मेज एक है और 5 लोग बैठा हुआ है। क्या है, 5 लोग बैठा हुआ है। तो यहाँ पर एक ये लोग होगा, एक ये, और एक यहाँ पर हम कहीं पे बैठा देते हैं। अब कह रहा है कि राम और सोनू दोनों बाईं ओर एक के 2 कोने पर बैठे हुए हैं। कौन कौन, राम और सोनू। अगर मान लिया कि यहाँ पर राम है या सोनू है, तो कह रहा है कि राम और सोनू दोनों बाईं ओर के 2 कोनों पर बैठे हुए हैं। या यहाँ भी हो सकते हैं राम या सोनू हो सकते हैं, ये दोनों में से कहीं हो सकते हैं, लेकिन उसका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। सीता और कमल दोनों दाईं ओर के 2 कोनों पर बैठे हुए हैं। सीता और कमल, सीता और कमल। रीतु सीता और कमल दोनों के ठीक बगल में बैठे हैं। रीतु जो है, रीतु क्या है, वो सीता और कमल दोनों के ठीक बगल में बैठी है। सीता कमल के बाईं ओर है। सीता जो है वो कमल के बाईं ओर, तो यहाँ हो जाएगा कमल और यहाँ हो जाएगा सीता हो जाएगा। कमल के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, कमल के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो वो है रीतु बैठा हुआ है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, रीतु हो जाएगा। यदि शब्द मदरलैंड में पहले और दूसरे अक्षर की स्थिति को आपस में बदल दिया जाए, साथ ही तीसरे और चौथे अक्षर को भी आपस में बदल दिया जाए, 5वें और 6ठे अक्षरों को भी आपस में बदल दिया जाए, तो इसी तरह आगे भी क्रम जारी रहता है, तो निम्नलिखित में कौन सा अक्षर दाएं से छठा स्थान पे है। यानी हमारा पहले और दूसरे अक्षर की स्थिति बदल जाए। यहाँ पर देखिए MOTHERLAND है, इसे बदलना है तो यहाँ पर O कर देना है, यहाँ पर M कर देना है, यहाँ पर H कर देना है, यहाँ पर T कर देना है, यहाँ पर R, यहाँ पर E, यहाँ पर A, यहाँ पर L, यहाँ पर D, यहाँ पर N कर देना है। अब कह क्या रहा है, कौन सा अक्षर दाएं से छठा अक्षर होगा। बायां से ये हो गया, दाएं से छठा अक्षर था 2 2 4 2 6, ये R हो जाएगा। आंसर जो हमारा 59 के आएगा वो क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, यानी R होगा। अगला प्रश्न है कि एक प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, बताएं कि कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है। M का पिता कौन है ये बताना है। पहला में कह रहा है P और Q भाई है। P जो है वो और Q जो है क्या है, तो भाई है। क्या है, भाई है किसे, Q का। अब कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट में Q की पत्नी, Q की तो कोई पत्नी होगी है ना, वो M की पत्नी, यहाँ पर कोई M है, उसकी पत्नी जो है उसकी पत्नी की बहन है। ये दोनों जो है वो क्या है, बहन है। तो M का पिता कौन है, यहाँ पिता के बारे में जो है कोई चर्चा नहीं है, तो दोनों कथन मिल के भी वो पर्याप्त नहीं है। तो कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त नहीं है प्रश्न को देने के लिए आंसर। अगला है भारत का रेलवे एवं यातायात विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है। भारत का रेलवे एवं यातायात विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, बड़ोदरा में है। कहाँ, बड़ोदरा में। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था, और राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर में जो है अवस्थित है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात में स्थित है। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है। अब भारत में स्थापित पहला मुक्त विश्वविद्यालय 1982 में भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने
संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का चर्चा है, जो मौलिक अधिकार के हनन होने पर लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 32 के अधीन 5 प्रकार के जो है रीट जारी किए जाते हैं। क्या है? रीट जारी किए जाते हैं। प्रथम अफीम युद्ध 1839-42 के समापन करने वाली संधि कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, नॉनकिंग है। क्या है? नॉनकिंग है। यह युद्ध कब हुआ था? प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 42 ईस्वी में। युद्ध में ब्रिटेन की सेना के आगे चीन के चिंग राजवंश यानी माचू राजवंश भी जो है सरकार को नॉनकिंग की संधि करनी पड़ी थी। नॉनकिंग की संधि के पश्चात चीन एक अर्ध उपनिवेश जो है देश बन गया। इस संधि को दुनिया का अनइक्वल ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया का अनइक्वल ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा अफीम युद्ध भी हुआ था 1856 से लेकर 1860 ईस्वी तक। और दूसरा अफीम युद्ध के समापन पर जो है वो क्या है? त्यानजिन संधि हुआ था। क्या हुआ था? त्यानजिन का संधि हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रथम में जो है वो नॉनकिंग और दूसरे में त्यानजिन। निम्नलिखित में किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बेगम हजरत महल ने किया था। और बेगम हजरत महल को महक परी भी कहा जाता था। क्या है? महक परी भी कहा जाता था। बेगम हजरत महल अहता जो है वो नेपाल भाग गई थी। कहाँ भाग गई थी? नेपाल। तात्या टोपे जो थे वो लक्ष्मीबाई के गुरु थे। ये ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तात्या टोपे लक्ष्मीबाई के गुरु थे। निम्नलिखित में कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक था। अशोक मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है वो 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मगध की राजधानी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था, और वह जैन धर्म का जो है अनुयायी था। और इसका पुत्र क्या था? ये हुआ चंद्रगुप्त, और इसका जो पुत्र हुआ वो कौन सा बना? तो वो बना बिंबिसार। क्या है? बिंदुसार। क्या है? बिंदुसार जो है वो उसका पुत्र हुआ, यानी उसका अधिकारी हुआ। बिंदुसार का जो पुत्र हुआ वो कौन है? अशोक। क्या है? अशोक। उसका पोता जो हुआ वो अशोक हुआ। इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो है उसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1945 ईस्वी में हुई थी। विश्व बैंक और IMF की स्थापना का निर्णय जो है वो ब्रेटन वुड्स जो है सम्मेलन में लिया गया था। यूरोपियन संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है, और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1784 ईस्वी में हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। एशियाटिक सोसाइटी का उद्देश्य प्राचीन भारतीय इतिहास, भाषा, साहित्य और संस्कृति का अध्ययन करना था। 1784 ईस्वी में बंगाल का जो है वो गवर्नर जो बना था जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था, और सर विलियम्स जोन्स जो है एक अंग्रेज जो है विधि शास्त्री थे। और चार्ल्स विल्किंस ने गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4:3:2 के अनुपात में है। 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के फर्श पर कालीन बिछवाने की लागत 480 रुपया है। तो कमरे की जो है ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या है? कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न कर रहा है कि माना कि कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितना है? तो 4x है, 3x है और 2x है। अब प्रश्न में 4x गुना 3x बराबर जो हो जाएगा वो कितना? 480 रुपया लगता है 10 मीटर का, 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के फर्श पे। तो 480 बटा 10 से भागा दे देंगे तो 48 स्क्वायर फीट आ जाएगा। 48 स्क्वायर फीट कितना हो गया? क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। यहाँ से x निकल गया कितना? तो x निकल गया 2। क्या है? x निकल गया 2, यानी 4x स्क्वायर गुना 3x, 4×12 x स्क्वायर कर देंगे, 12×4=48 हो जाएगा। 4 से भागा, यहाँ पर हो जाएगा 2। x का मान जो आ गया कितना? 2 आ गया। तो ऊंचाई कितना है? 2x के अनुपात में, तो 2 गुना 2 बराबर 4 मीटर हो जाएगा। क्या है? 4 मीटर। आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। स्प्रिट और पानी का अनुपात 2:5 है। यदि मिश्रण की मात्रा केवल स्प्रिट जोड़कर 50% बढ़ा दी जाए तो मिश्रण में स्प्रिट और पानी का परिणामी अनुपात जो है वो क्या होगा? माना कि स्प्रिट और पानी का क्रमशः क्या है? 2x और 5x लीटर है। क्या है? 2x और 5x लीटर है। नया मिश्रण कितना होगा? 2x + 5x
गुना 150 अब बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 10.5x लीटर है। नया मिश्रण कितना होगा 2x प्लस 5x गुना 150 अब बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 10.5x लीटर हो जाएगा। अतः नया मिश्रण में स्प्रिट का मात्रा कितना हो जाएगा, तो 10.5x माइनस 5x बराबर हो जाएगा 5.5x। अभीष्ट अनुपात जो हो जाएगा 5.5 और अनुपात जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 69 का जो है वो बी हो जाएगा। यानी इसे कह सकते हैं 5 दूनी 10 11 और 10, तो आंसर होगा बी हो जाएगा। चलिए 70 नंबर प्रश्न चलते हैं। 70 नंबर में कह रहा है कि एक बैग में केवल 1, 2 और 5 के मूल्य वर्गों के सिक्के 12:5:3 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल राशि 3626 रुपया है तो बैग में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो कह रहा है कि 12:5:3 के अनुपात में 1 गुना 12 अनुपात 5 गुना 2 अनुपात 3 गुना 5, यानी हो जाएगा 12:10 अनुपात क्या होगा 15 होगा। तो 5 के सिक्के कितने हो गए, तो 15/12 प्लस 10 प्लस 15 गुना 36 26 क्या है 36 26। जब इसे करेंगे तो 15/37 गुना 36 26 हो जाएगा। तो इसे काटेंगे तो 15 गुना ये 98 बार से कट जाएगा, तो गुना 98 यानी 1470 रुपया क्या हो जाएगा 1470 रुपया आ गया। अब 1470 रुपया तो 5 रुपये के सिक्कों का कुल धन है, तो 1470 में भागा दे देंगे कितना से 5 से, तो ये आ जाएगा 294। क्या है 294, यानी ए जो है हमारा सही आंसर आ जाएगा कितना 294 आ जाएगा। ए, बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20, 35 और 60 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले और सी ने काम पूरा होने से 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। सभी तीनों ने एक साथ मिलकर कितने दिनों तक काम किया ये बताना है। तो आइए सबसे पहले क्या है कि ए, बी और सी को काम का है, ये 20 दिन में करता है, ये 35 दिन में और ये 60 दिन में, और ये सब का अगर हम निकालते हैं एलसीएम तो आता है 420 आता है। इसका 21 हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा और इसका 7 हो जाएगा क्षमता। क्या है ये क्षमता हो गया। अब कार्य 420 आ गया और क्या है क्षमता सबका आ गया है। अब हमें क्या करना है कि काम शुरू किया मिलकर, लेकिन बी ने काम को पूरा होने से 8 दिन पहले ही छोड़ दिया, तो यानी 12/96 यानी 96 तो छोड़ दिया क्योंकि 12 इसका क्षमता था, 8 दिन पहले छोड़ दिया। और सी क्या है काम खत्म होने से, बी ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ दिया और सी काम पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ दिया। सी छोड़ दिया 12 दिन और उसका क्षमता 7 है, तो बरसते 84 क्या है 84। ये सब का भी जो काम है वो किसको करना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा ए का। तो ये जुड़ जाएगा 6 4 10 के 0 बाकी 1 हो जाएगा, और ये 10 18 2 20 20 के 0 बाकी 2 4 2 6, टोटल जो है वो 600 काम हो गया। अब कार्य समाप्त होने में लगा कुल समय कितना हो गया 600 पूरा हो गया, और क्षमता जो सबका है वो 21 है प्लस 12 है प्लस 7 है, यानी हमारा क्या होगा 15 दिन। क्या है 15 दिन। 15 दिन इसलिए लगा क्योंकि हम सबको ये जोड़ दिए हैं कि अगर ये सब काम मान लिया कि नहीं छोड़ता तो उतना कार्य करता, तो ये टोटल हो गया। तो टोटल में से ये सब को किया तो ये 15 दिन आ गया। अब कार्य समाप्त होने में लगा कुल समय जो है वो 15 दिन, अभीष्ट समय जो बचा वो 15 माइनस 12, तो ये हो गया 3 दिन हो गया। क्या हो गया 3 दिन। सभी तीनों ने एक साथ कितने दिनों में काम किया, वो 3 दिन ही किया, क्योंकि 12 दिन पहले ही तो छोड़ दिया ना सी, तो 3 दिन जो है वो किया ए बी सी मिलके। उसके बाद क्या है कि सी छोड़ दिया। अब ये बी किया कितना दिन, तो वो किया है 5 3 8 दिन पहले छोड़ दिया है, यानी 7 दिन किया है। 7 दिन यानी 4 दिन जो किया है ए और बी मिलके किया, तो 7 हो गया। अब बाकी जो 8 दिन बचा है वो क्या किया है ए किया है। तो आप जोड़ लीजिए सबकी, अगर आप क्षमता को जोड़िएगा तो सबका क्षमता कितना होता है 12। अगर प्रश्न में देखते हैं आंसर आएगा तो 21 12 और 7 अगर करते हैं तो कितना होगा 12 7 19 1 20 20 40। ये जो है 40 3 दिन किया तो कितना हो जाएगा 120 दिन आ गया।
ए और बी मिलके 4 दिन किया, यानी 21 और 12 23 अब 33 हो गया। 33 जो है वो 4 दिन किया, तो 33 गुना 4 कीजिएगा तो 4 तिया 12 के 2 बाकी 1, 4 तिया 12 1 13, 132 काम हो गया। और 8 दिन ए किया है, मतलब ये हो जाएगा 8 8 दूनी 16, क्या है 8 दूनी 16, तो जोड़िए 8 2 0 6 3 9 10 11 1 12 12 के 2 बाकी 1 3 1 4 420 आ गया, बिल्कुल आ गया। तीनों के जोड़ने पे भी 420 आ गया, तो यही हमारा काज है, आंसर जो है मिल रहा है। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। यानी हम क्रॉस भी चेक किए तो हो गया। शायद अब अच्छे से समझ गए हो कि आप दोनों तरफ से कहीं भी चलिए तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, डी। चलिए 72 नंबर प्रश्न देखते हैं। बोर्ड मास का प्रश्न है कि 2 भागा 1/5 का 4 + 4 भागा 2 प्लस 1/2 भागा 25/4 - 4 का जो है वो मान क्या हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 भागा 1/5 का 6 प्लस ये हो जाएगा 1/2 गुना 4/25 - 4 हो जाएगा। ये करेंगे तो 2 गुना 5/6 माइनस 98/25 हो जाएगा। जब इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 125 - 294/75 यानी -169/75। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 73 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही 345 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक्स इसकी विपरीत दिशा में 76 किलोमीटर पर घंटे की चल रही एक रेलगाड़ी बाई 22 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी बाई 905 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो पहले तो सापेक्ष चाल जो हो जाएगा 50 प्लस 76, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, यानी 126 गुना 5/18 बराबर क्या हो जाएगा 35 मीटर पर सेकंड। अब ट्रेन जो है वो क्या है, ट्रेन एक्स प्लस ट्रेन जो है वो बाई की लंबाई बराबर हो जाएगा सापेक्ष चाल, क्या है सापेक्ष चाल गुना जो है वो समय जो है क्रॉस करने में लगा। तो ये हो जाएगा 345 प्लस ट्रेन बाई की लंबाई बराबर होगा 35 गुना 22। 35 जो है सापेक्ष चाल और 22 सेकेंड लगा, तो यहाँ से निकल जाएगा ट्रेन बाई की लंबाई, तो वो निकल जाएगा 770 माइनस 345 425 मीटर हो जाएगा। अब 425 मीटर जो है ट्रेन बाई का लंबाई निकल गया। अब उसे क्या है 905 मीटर लंबे पुल को कितने देर में पार करेगा, तो कितने देर में पार करेगा, तो 905 प्लस 425 तो उसका खुद का लंबाई है, ये दोनों को भागा दे देंगे। किस स्पीड से चल रहा था, तो 76 के स्पीड से। इसको 5/18 से मीटर पर सेकंड से क्या करना है, गुना कर देना है। जब ये करेंगे तो हो जाएगा 1330 गुना 18 ऊपर चल जाएगा और 76 गुना 5 आ जाएगा। हल कीजिएगा ये 63 सेकेंड आ जाएगा, 63 सेकेंड। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो सी आएगा। 74 नंबर प्रश्न है कि 2016 के संदर्भ में 2017 किस तरह की कार के उत्पादन प्रतिशत में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है, सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है। इसका हो जाएगा, इसे सोल्व करते हैं। सी की कमी प्रतिशत, सी की कमी प्रतिशत की अगर हम बात करते हैं तो 4/44 क्या है 2016-17 की बात कर रहा है। यहाँ पर देखिए 2016-17 के, तो सी के 40 से 44 में कितना है 4/44 गुना 100 बराबर 9.09। ई की अगर हम कमी की बात करते हैं तो 22/50 गुना जो है 100 बराबर कितना हो जाएगा, ये 44%। डी की कमी की बात करते हैं तो 16/38 गुना 100 बराबर 42.10%। और ए की कमी की बात करते हैं तो ए की कमी हो जाएगा 24/36 गुना 100 बराबर हो जाएगा 66.66% हो जाएगा। तो यानी हमारा जो हो जाएगा सर्वाधिक कमी वर्ष मॉडल ए में दर्ज की गई है, यानी ए में जो है यही कमी हो रहा है। यहाँ भी देखने से क्या है वो थोड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा है, क्या है ए में कमी में जो आ रहा है वो कितना हो रहा है, तो वो है 66 दर्ज की गई। सर्वाधिक कमी वर्ष मॉडल में कितना है, वो ए में हो जाएगा। आंसर डी हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि 2 × sin 3x - 15 डिग्री बराबर 1 तो 0 लेस देन 3x - 15 लेस देन 90 डिग्री है, तो cos स्क्वायर 2x + 15 डिग्री प्लस cot स्क्वायर x + 15 डिग्री का जो है
वो मान क्या हो जाएगा। तो दिया गया जो यहाँ पर है वो क्या है, प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 15 डिग्री का जो है वो मान क्या हो जाएगा। तो दिया गया जो यहाँ पर है वो क्या है, 2 sin 3x माइनस 15 डिग्री बराबर क्या है, 1 है। इसे लिख सकते हैं sin 3x माइनस 15 डिग्री बराबर 1/2 लिख सकते हैं। 3x माइनस 15 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि 1/2 को लिख सकते हैं sin 30 डिग्री। तो बस इसको और इसको इक्वेट कर दिए हैं। जब इसे इक्वेट किए हैं x बराबर जो आ गया वो क्या हो गया, 15 डिग्री आ गया। यहाँ पर x बराबर 15 डिग्री आ गया। अब कह रहा है कि cos स्क्वायर 2x प्लस 15 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर x प्लस 15 डिग्री, मान रख दीजिए। cos जो है cos स्क्वायर क्या है, 2 गुना 15 प्लस 15 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 15 प्लस 15 डिग्री। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। दोनों को मान रखते हैं 1/√2 के स्क्वायर प्लस √3 के स्क्वायर। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 3 यानी 7/2। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है, इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है, सही जवाब हो जाएगा डी, ऑक्सिन है। क्या है, ऑक्सिन है। इसकी खोज बेंट ने जई में की थी। यह प्रो की कोशिकाओं में दीर्घीकरण को प्रेरित करता है। ऑक्सिन्स का पौधे में सर्वप्रथम इंडोल एसिटिक एसिड के रूप में अलग साल्कोबस्की ने किया था। कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम में चलना शुरू करती है, इसका वेग कितना होगा, और इसका आंसर हो जाएगा सी, सीधे समय के लिए समानुपातिक होगा। क्या है, समानुपातिक होगा। जीवन का रासायनिक विकास सिद्धांत किसका है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, ओपेरिन का है। क्या है, ओपेरिन सिद्धांत जैकब एवं मोनार्ड ने 1961 में दिया था। ओपेरॉन क्या है, ओपेरॉन जीवाणुओं के डीएनए जीन्स के समूह होते हैं। दिए गए प्रश्न पर विचार करें, निर्णय करें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। एक्स ने 22 से चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया, वार्षिक दर ज्ञात करें। तो 3 वर्ष में एक्स ने 500 ब्याज के रूप में दिए। 3 वर्ष बाद एक्स ने बाई को ऋण अदा करने के लिए 1500 का भुगतान किया। अकेले 2 पर्याप्त है या कौन पर्याप्त है, ये देखना है। तो सबसे पहले 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो कितना है, 500 रुपया कथन 1 में। और कथन 2 में क्या है कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि जो है, चक्रवृद्धि मिश्रण बराबर है 1500 रुपया। तो मूलधन बराबर हो जाएगा 1500 माइनस 500 बराबर 1000 रुपया। तो यहाँ से फार्मूला क्या है, a बटा p बराबर 100 प्लस r बटा 100 के पावर n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1500 बटा 1000 बराबर हो जाएगा 100 प्लस r बटा 100 के होल क्यूब। यहाँ हो जाएगा कितना, 3/2 बराबर 100 प्लस r बटा 100 के होल क्यूब। 3/2 को इधर कर देंगे 1/3 और ये हो जाएगा कितना, गुना 100 कर देंगे और माइनस ये भी 100 ले आएंगे तो बराबर क्या है, r के ये बराबर हो जाएगा। तो कथन 1 और दोनों मिलकर जो है वो पर्याप्त है r निकालने के लिए। क्या है, r निकालने के, वार्षिक दर जो है निकालने के लिए। तो आंसर 79 के जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। चलिए 80 नंबर प्रश्न सोल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी होगा। 81 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दे। एक घेरे के बाहर की ओर मुंह करके, कितने लोग हैं, घर के बाहर की ओर मुंह करके खड़े हैं, कितने लोग, तो वो है 3 3 6 2 8 लोग। सबसे पहले तो एक बड़ा सा सर्किल बनाएंगे और उसमें 8 लोगों को बैठने का जगह बनाएंगे। तो ये 4 और 2 6 और ये हो जाएगा 2 8 लोग, और सभी का जो है वो मुंह है बाहर की ओर है। तो कह रहा है एल ना तो जे के और ना ही बाई के बगल में है। एल जो है हमारा ना तो जे के है और ना ही बाई के, क्या है, बाई के बगल में खड़ा है। एम जे के बगल में खड़ा है। एम जो है वो क्या है, एम जो है जे के बगल में खड़ा है।
लेकिन जेड के नहीं। एम जो है वो जे के बगल में खड़ा है, जे के बगल में खड़ा है लेकिन जेड के नहीं। एन जेड के बगल में खड़ा है, एन जो है वो जेड के बगल में खड़ा है और एक्स के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है, एक्स के दाईं ओर तीसरे स्थान पे। यहाँ पर करते हैं तो ये हो जाएगा कुछ दाईं ओर तीसरे स्थान पे 1 2 3, क्योंकि सबका जो है मुंह इस ओर है। उसके बाद कह रहा है एन जेड के बगल में खड़ा है दाईं ओर तीसरे स्थान में, के एक्स के बगल में खड़ा है, के जो है वो एक्स के बगल में खड़ा है, यानी यहाँ पर हो जाएगा के, और एम के बाईं ओर चौथे स्थान पे है, एम के बाईं ओर चौथे स्थान पे, यानी 1 2 3 चौथे स्थान पे। तो के हमारा जो है वो जगह मिल गया है। एम के बाईं ओर चौथे स्थान पे कौन बैठे हुए, एम के और एम के बाएं चौथे स्थान पे है ये के बारे में। तो कह रहा है कि कौन जो है के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, के दाईं ओर तीसरे स्थान पे। तो इधर से नाप लीजिए, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, के दाईं ओर तीसरे स्थान पे। तो हमारा के कहाँ पे बैठा हुआ है, तो के यहाँ, ये तो 1 से, यहाँ से के से नापना है, हमें क्या करना है, के से नापना है। तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तीसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, एल बैठा हुआ है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इस प्रश्न में कथन के 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, उस निष्कर्षों को चुने जो तार्किक रूप से सबसे जो है उपयुक्त हो। उम्मीदवार को 27 से 32 वर्ष की आयु में युवा, ऊर्जावान और क्रियाशील होना चाहिए। उम्मीदवारों को 27 से 32 वर्ष की आयु में युवा, ऊर्जावान और क्रियाशील होना चाहिए। अब कह रहा है 27 साल से कम आयु के व्यक्ति ऊर्जावान नहीं होते, ये गलत है। 32 वर्ष के अधिक आयु के व्यक्ति युवा नहीं होते, ये भी गलत है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ना तो 1 और ना ही सेकेंड जो है वो उपयुक्त है। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनना है। इसमें असंगत जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, असंगत डी हो जाएगा। अगला है कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा, जानवर, चिड़ियाघर, तो रोगी। सही जवाब हो जाएगा वो है रोगी कहाँ रहता है, अस्पताल में, जैसे जानवर रहता है चिड़ियाघर में। ह्यूमिडिटी को इस तरह लिखा जाता है, उसी कुछ भाषा में पोलिटिक्स को कैसे लिखा जाएगा, तो HUMIDITY ये लिखा गया है UHMIIDTY। यहाँ देख रहे हैं कि H को किया, U को किया, MI को रहने दिया, D को किया, I को किया, TY जो है वो रहने दिया। उसी तरह P को किया, O को किया, यानी OPLIITCS। आंसर हो जाएगा 85 के बी हो जाएगा, क्या है बी। मेकेदातु परियोजना का संबंध किससे है, मेकेदातु परियोजना का संबंध किससे है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, कर्नाटक तमिलनाडु से। किससे है, कर्नाटक तमिलनाडु से है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सीएम ने तमिलनाडु के साथ जल बंटवारे के मुद्दों को हल करने हेतु एक महत्वपूर्ण समाधान के रूप में मेकेदातु संतुलन जलाशय परियोजना प्रारंभ किया है। मेकेदातु कावेरी और अर्कावती नदियों के संगम पर एक गहरी घाटी है। मेकेदातु परियोजना का उद्देश्य कर्नाटक में कावेरी नदी पर एक जो है संतुलन जलाशय बनाना है। जयदेव के गीत गोविंद की अष्टपदी का गायन और नृत्य निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में किया जाता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मणिपुर में किया जाता है। मणिपुर शास्त्रीय नृत्य में तांडव और लास्य दोनों सम्मिलित है, लेकिन जो है लास्य पर बल जो है वो दिया जाता है। शास्त्रीय नृत्य के बारे में एक और जो आज खबर आ रहा है वो क्या है कि केंद्र सरकार जो है वो 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। क्या है, भाषा का दर्जा दिया है। कौन कौन सा शास्त्रीय भाषा को दिया गया है, ये आज का न्यूज है। तो वो है मराठी का, असमी का, बंगाली का, पाली का और प्राकृतिक भाषाओं का। ये जो 5 भाषाएं हैं उसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। और पहले से भारत में कितने शास्त्रीय भाषा थे, तो 6 थे। अब कितने हो गए, अब हो गए 11। कितने हो गए, 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गए। हाल ही में लॉन्च ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नामक पुस्तक का संबंध किससे है, हाल ही में लॉन्च ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नामक पुस्तक का संबंध किससे है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सुदीप्त सेनगुप्ता। सुदीप्त जो है सेनगुप्ता।
किस राज्य के द्वारा जल संसाधन पोर्टल लॉन्च किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान के द्वारा। राजस्थान के द्वारा जल संसाधन पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना, वो है राजस्थान बना। 1909 हो जाएगा ए, सुदीप्त सेनगुप्ता। सुदीप्त जो है सेनगुप्ता। किस राज्य के द्वारा जल संसाधन पोर्टल लॉन्च किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान के द्वारा। राजस्थान के द्वारा जल संसाधन पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना, वो है राजस्थान बना। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार किस कारण से कुख्यात है? सही जवाब हो जाएगा पृथक निर्वाचन मंडल से। पृथक निर्वाचन मंडल से भारतीय परिषद एक्ट 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया गया था। 1919 एक्ट में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र 1780 ईस्वी में जे.ए. हिक्की द्वारा किस नाम से किया गया था? आंसर हो जाएगा द बंगाल गजट। क्या है? द बंगाल गजट के नाम से किया गया था। जेम्स अगस्ती जो है भारत के में पत्रकारिता को जनक माना जाता है। भारत में पत्रकारिता को जनक माना जाता है तो जे.ए. हिक्की को। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कहता है कि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले यथास्थिति बालक या प्रतिपालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे? और इसका आंसर हो जाएगा 51 ए के में कहा गया है। क्या क्या है? 51 ए के में कहा गया है। अगला है त्रिभुज एबीसी बी पर समकोण है, बीडी लंब है, जो एसी को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एसी बराबर 9 सेंटीमीटर, सीडी बराबर 3 सेंटीमीटर है तो एबी की माप ज्ञात करना है। तो प्रश्न के अनुसार जब हम फिगर ड्रा करते हैं तो हमारा जो फिगर आता है वो इस तरह का आता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये 3 है, ये 6 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, सी डी बराबर है 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर है 9 सेंटीमीटर। तो ए डी बराबर जो हमारे पास आ जाएगा 9 - 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो सूत्र में कह रहा है कि ए बी स्क्वायर बराबर होता है ए डी इंटू ए सी बराबर 6 गुना 9 बराबर 54 हो जाएगा। तो ए बी बराबर जो हमारा हो जाएगा √54 बराबर 3√6 सेंटीमीटर, 3√6, यानी आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए एक पाई चार्ट दिया गया है, उसमें बताना है क्या प्रश्न कर रहा है कि नीचे 5 तालिका में लड़कियों और लड़कों का अनुपात को दर्शाता है। यहाँ पर देख सकते यदि सभी 5 स्कूलों में लड़कियों की संख्या कुल संख्या के पाई चार्ट के रूप में दर्शाया जाए तो स्कूल बी के संगत त्रिज्यखंड के कोण निकटतम पूर्णांक तक माप जो है वो क्या होगा? तो स्कूल ए में लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगा 3/7 गुना 28% बराबर 12। ये ए की बात है। उसी तरह बी की अगर निकालते हैं तो 2/5 गुना 15% बराबर 6%। ये सब जो है वो परसेंटेज में आ रहा है। स्कूल में सी लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 5/8 गुना 24% बराबर 15% आ जाएगा। अगला है डी की अगर हम बात करते हैं तो 1/3 गुना 18%, 1/3 गुना 18% बराबर हो जाएगा 6%। क्या है? 6%। अगर ई की बात करते हैं तो 4/5 गुना 15%, ये हो जाएगा 12% हो जाएगा। कुल लड़कियों की संख्या कितनी है? तो सबको अगर हम ये परसेंटेज को जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है 51% आ जाता है। बी के संगत अभिष्ट त्रिज्याखंड, बी के संगत अभिष्ट त्रिज्याखंड 6% बटा 51% गुना 360 डिग्री आ जाएगा 42 डिग्री। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? वो डी हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, यदि x - y + z बराबर 0 है तो एक y स्क्वायर बाई 2xz माइनस x स्क्वायर बाई 2yz माइनस z स्क्वायर बटा 2xy का मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सीधे सीधे x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 1 रख दीजिए। x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 1 रख दीजिएगा। तो हमारा जो मान आ जाएगा ये कितना हो गया? 4/2 गुना 1 गुना 1 माइनस 1/2 गुना 2 गुना 1 माइनस 1/2 गुना 1 गुना 2। हल कीजिएगा 3/2 आएगा। आंसर जो हमारा है वो बी आएगा। एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों के शीर्षों में माध्यिकाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 4√6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के कर्ण की लंबाई जो है वो कितनी होगी? त्रिभुज की कर्ण की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? तो इसका जो हो जाएगा, माना कि इस तरह के कर्ण समकोण त्रिभुज के न्यून कोण शीर्ष और माध्यिकाओं की लंबाई दिया हुआ है। इस तरह के हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं।
यहाँ हो जाएगा ए हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ सी है, यहाँ ई है। इसकी जो लंबाई है वो 2 है, इसकी जो लंबाई है वो क्या है 2x है, क्या है 2x है। और ये जो है यहाँ पर इसकी लंबाई बाई है, और इसकी जो एक यहाँ से यहाँ गया है उसकी लंबाई जो है वो क्या हो जाएगा x है। अब यहाँ से निकालते हैं त्रिभुज डी बी सी में डी सी स्क्वायर बराबर डी बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी 49 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4y²। ये पहला हो गया, क्या है पहला हो गया। उसके बाद जो है क्या है त्रिभुज ए बी ई में, ए बी जो है ई में क्या हो जाएगा ए ई स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 96 बराबर 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 145 बराबर 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, यानी दोनों को जोड़ने पर हो जाएगा इतना, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 29। अब ये 96 कैसे आ गया, तो यहाँ देखिए ए ई स्क्वायर जो है वो दिया हुआ 4√9 और 4√9 के 16 अगुना ये रूट से बाहर आ जाएगा स्क्वायर में, तो 16 छक 96, यही 96। और 7 के जो है 7 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, यही यहाँ पर जो है वो 49 लिखा हुआ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो गया 29 हो गया। तो ये ए सी बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा ए सी बराबर, और आ जाइए यहाँ निकालते हैं, ए सी बराबर हो जाएगा √4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 2√29 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा आ गया ऑप्शन सी हो जाएगा, 96 का जो है वो सी हो जाएगा। अगला है 97 नंबर प्रश्न देखते हैं कि एक वस्तु पर 15% और 12% के दो क्रमागत छूट जो है किस एक एकल छूट के बराबर है। तो यहाँ पर जब निकालेंगे एकल छूट के बराबर तो फार्मूला हो जाएगा 15 + 12 - 15 गुना 12/100, ये हो जाएगा 27 - 1.8 बराबर हो जाएगा 25.2%। आंसर हो जाएगा डी। कौन सा भिन्न जो है वो सबसे बड़ी है। यहाँ पर भिन्नों के हरों को लस्सा निकालना है। हर को जो है ये अगर ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर होता है तो हर को क्या है एलसीएम निकालिए, आ जाएगा 42। सबको 42 करना है तो 7, ये 5/7 है, 7 का 42, तो ये 42 हो जाएगा, तो ये 6×5 = 30 हो जाएगा। क्या है अगर मान लिया कि नीचे 42 करेंगे कितना पे तो गुना करके 7 × 6 तो ऊपर हो जाएगा कितना 30 हो जाएगा। नीचे 42 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4×3 = 42, तो 9×3 = 27 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा 1 दूनी 42 होगा, क्या है नीचे, तो 21 × 2 42 होगा, तो ऊपर कर दीजिए 16 दूनी 32, अब वो तो हो जाएगा 29/42। अब सबसे बड़ी भिन्न कौन है जो इसमें सबसे बड़ी होगा, तो सबसे बड़ी है 32 वाला, यानी हमारा हो जाएगा कौन सा 16 वाला बड़ा है, तो आंसर हो जाएगा डी। 98 का जो है वो डी हो जाएगा। किसी भी अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या जो होती है वो 2 होती है, कितना होती है 2 होती है, तो 99 का हमारा कितना आंसर आ जाएगा वो ए आ जाएगा। यदि इतना इतना बराबर इतना है तो x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो इसे थोड़ा सा आप आराम से हल कीजिए, क्योंकि ये जो पावर वाला रहता है प्रश्न वो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और काफ़ी ईजी भी होता है। तो 25/9 को हम लिख सकते हैं 5/3, और ये जो है ये स्क्वायर में चढ़ जाएगा तो 2x प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या होगा 2x + 2 हो जाएगा। और नीचे फिर क्या है 81 × 625 को हम लोग लिख सकते हैं कितना 3 को अगर हम करते हैं 3×3 = 9 और 9×3 = 27 और 27×3 = 81 हो जाएगा, क्या हो 81 हो जाएगा। तो 3 के पावर 4 जो है वो 81 के बराबर है, अब 5 के पावर 4 बराबर 81 के है, तो ये 4 यहाँ पर हो जाएगा गुना में, तो ये आ जाएगा 4x - 4 आ जाएगा, बराबर क्या है 3/5 के क्या है स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से फिर जब ये करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 3/5, ये माइनस में चल जाएगा 2x + 2, ये 3/5 4x - 4 बराबर 3/5 के स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/5 के ऊपर क्या हो जाएगा ये -2x - 2 + 4x - 4 बराबर 3/5 के स्क्वायर। दोनों को बराबर कर देना, यानी -2x - 2 +
4x माइनस 4 बराबर 2, तो x बराबर जो आएगा वो 4 आएगा। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो डी आ जाएगा। ये था आरआरबी एनटीपीसी के प्लेटफॉर्म बुक के द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट।